हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजन आइस की BD365 जो कि इस बार 2023 के लिए यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। पॉलिटी की है। यहाँ पे अभी हम लोग कवर करने वाले अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रही है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अपकमिंग प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का यहाँ पे एक समरी आपको देखने को मिलेगा। तो एक जगह सारे यहाँ पे टॉपिक्स जो है रखे गए हैं, जैसे इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे EWS से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था। फिर यहाँ पे OBC है, UCC है। तो जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक साल के अंदर न्यूज़ में रहे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि सबसे पहले देखेंगे EWS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से हमने जितनी भी मंथली करंट अफेयर्स देखा है वो तो मैं आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन इसके साथ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी BD365 में है इसे हम लोग कवर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल कि विजन आइस के टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हो। हमारे द्वारा यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही साथ ज्वाइन करने के लिए आपको जो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ऋषिका CH77, उसमें आप लोग जाकर मेल करके फर्दर जो आपकी क्वेरीज़ है वो यहाँ पे पूछ सकते हो और साथ ही साथ ज्वाइन करने की भी प्रोसेस आपको वहीं पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट आर्टिकल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनके द्वारा जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसकी वैलिडिटी को यहाँ पे अपहेल्ड किया गया, जिसके द्वारा यहाँ पे 10% कोटा EWS एक्सट्रीमली जो वीकली सेक्शन, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है उनको प्रोवाइड करने की बात की गई थी एजुकेशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। फाइन। तो EWS रिजर्वेशन जो है वो ग्रांट किया गया था किस कमीशन के बेस पे? तो ये है सिन्हो कमीशन। सिन्हो कमीशन के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे EWS की जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड की गई है। अब इसमें आप लोग देखो कि 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, तो आपके माइंड में डायरेक्टली ये आपका एकदम से याद होना चाहिए कि EWS कोटा है। क्योंकि देखिए UPSC क्या करती है कि कई बार आपके साथ स्मार्ट गेम प्ले करते हैं, तो स्मार्ट गेम में भी वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख देगी, ना कि वो EWS कोटा। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए एक टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पे 103rd के तहत क्या है कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अब तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजर्वेशन जो दिया जा रहा था वो आप देखो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड के हिसाब से दिया जा रहा था, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कंसीडर किया गया है। तो रिजर्वेशन देने की बात की गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि नॉन OBC और नॉन SC ST कैटेगरी के, जो OBC में आते हैं अदर बैकवर्ड जो कास्ट के होते हैं, और जो स्कीड्यूल कास्ट स्कीड्यूल ट्राइब्स के आते हैं उनको छोड़कर, क्योंकि उनको बाकायदा सोशली और एजुकेशनली जो है यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। बट जो ऐसे जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको भी यहाँ पे 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ सिन्हो कमीशन। अब यहाँ पे अगर देखो तो कहाँ कहाँ अमेंड किया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि कहाँ अमेंड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का मतलब है कि विच आर्टिकल में अमेंड किया गया। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 जो ऐड किया गया, एंड आर्टिकल 16 में सब क्लॉज 6 ऐड किया गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों आर्टिकल को डिटेल में देख लेते हैं। आर्टिकल 15 की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि स्टेट को यहाँ पे पावर दी गई है कि एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं अगर यहाँ पे स्टेट को लगता है कि उनके राज्य में कुछ ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर है, आर्थिक रूप से वीकर है, तो उनको अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है वो भी यहाँ पे एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, तो उनको ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 के तहत यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। सेम थिंग हैपन है यहाँ पे 16 आर्टिकल में सब क्लॉज 6 के साथ, कि यहाँ पे अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि उनके राज्य में रहने वाले कुछ लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। और ये क्यों स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए? तो ये स्पेशल प्रोविज़न उनके जॉब के लिए। 15 है कि पहले एजुकेशन, इस तरीके से याद रखिए कि पहले आप पढ़ाई करते हो उसके बाद आपको जॉब लगता है। तो सेम थिंग यहाँ पे है कि आर्टिकल 15 में पहले पढ़ लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लो, देन आर्टिकल 16 में हम लोग यहाँ पे जॉब की रिजर्वेशन पे बात करते हैं। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है जो कि यहाँ पे रिजर्वेशन देते हैं बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस को नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बात की जा रही है, तो वो हमारे सब क्लॉज 6 में होगा। आर्टिकल यहाँ पे 15 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 5 है
जो कि यहाँ पे रिलेटेड है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए। फाइन, तो ये आपको बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आप देखो कि दोनों जो आर्टिकल है इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को यहाँ पे हक दिया गया है कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। अब जो आर्टिकल 15 में अमेंड किया गया है उसमें आप देखो कि एडिशनली परमिट किया गया है सरकार को कि यहाँ पे आपको एडवांसमेंट करना है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। अप टू 10% जो सीट है वो यहाँ पे रिजर्व रहेगा कुछ जगह पे, यानी कि कुछ जो एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन है तो उसमें ऑलरेडी एक एडमिशन लेने के लिए 10% सीट ऐसा रखिए जो कि EWS के कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे आएँ। लेकिन आप देखो कि ये उस माइनॉरिटी एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है, इसको ध्यान रखना है। माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए सीट यहाँ पे वहाँ पे रिजर्व होता है, बट फॉर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे 10% का सीट जो है अलॉटेड रिजर्व रहेगा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। वहीं आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें अमेंड करने से यहाँ पे सरकार को ये हक दिया गया है कि आप सारे पोस्ट जो भी यहाँ पे सरकार के अंदर है वो सारे पोस्ट में रिजर्व करना है 10% ऑफ सीट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। EWS रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये उन सारे रिजर्वेशन के साथ साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब्स और OBC को अलग से रिजर्वेशन दिए गए हैं। तो एक जो इंसान है अगर वो स्केड्यूल कास्ट में आता है तो उसको EWS का फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर स्केड्यूल ट्राइब में आता है तो वो EWS का फ़ायदा नहीं ले सकता, अगर OBC कैटेगरी में है तो उसकी EWS के फ़ायदे उन्हें नहीं मिल सकता। तो इसको ध्यान रखना है कि EWS का फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो कि SC ST और OBC कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। साथ ही आप देखो कि उनको भी यहाँ पे बाहर रखा गया है जिनके पास 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। अगर 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। साथ ही वैसे लोग जिनके पास रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है, साथ ही ऐसी रेसिडेंशियल प्लॉट जो कि 100 स्क्वायर यार्ड्स का है और उसके ऊपर का है कहीं भी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में, और 200 स्क्वायर यार्ड्स का है वो भी दूसरे एरिया में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि EWS की जो यहाँ पे रिजर्वेशन है वो किन लोगों को नहीं देना है। फाइन, तो ये 3-4 पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ वर्डिक्ट देख लेते हैं जो कि यहाँ पे EWS के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, समटाइम्स केस देखकर भी पूछ लिया जाता है कि ये किस सिचुएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में दिया जा रहा है ये अकेले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर रहा है। EWS की बात करें तो ये अलग से और डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, ये इस केस के अंदर कहा गया है। जो SC ST और SC BC ये सारे को जो एक्सक्लूड किया गया है ना, ये भी एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो 50% जो रूल फॉर्म किया गया था इंदिरा स्वानी जजमेंट केस का जो 1992 में था, जिसमें ये कहा गया था कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो ये भी आप देख सकते हो कि ये भी इनफ्लेक्सिबल नहीं है, इनवॉलेबल नहीं है ऑल द टाइम्स टू कम। फर्दर ये आप देखो कि ये अप्लाइड होता है सिर्फ SC ST SC BC OBC कम्युनिटीज़ में, ना कि ये जनरल कैटेगरी में। इट मीन्स कि जो 50% का जो रूल यहाँ पे इंदिरा साहनी जजमेंट में दिया गया था ये सिर्फ एप्लीकेबल यहाँ पे है SC ST SC BC और OBC कम्युनिटीज़ के लिए, जनरल के लिए ऐसा नहीं कहा गया था। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे वॉयलेट नहीं करता है। फाइन, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्रीमी लेयर, समटाइम्स ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्रीमी लेयर इसे किसे हम लोग कहते हैं। क्रीमी लेयर कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो कि क्रीमी हो, कह सकते हैं ना कि क्लासी हो, ऐसा हो कि उनका लाइफस्टाइल बेटर है, वो अच्छी तरीके से अपनी जीवन जो है निर्वाह कर रहे हैं। तो एक ऐसी फैमिली जिसके एनुअल इनकम 8 लाख या फिर इससे ज़्यादा है तो वो यहाँ पे रिजर्वेशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। OBC कैटेगरी में आप देखो कि क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में ये आपका डिवाइड किया गया है। तो क्रीमी कहने का मतलब है कि अब उनको OBC का फ़ायदा नहीं मिलेगा, OBC कैटेगरी में है बट उनको अब यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वैसे फैमिली का जिनका कि 8 लाख या फिर इससे ज़्यादा एनुअल इनकम है। और ये जो टर्म है क्रीमी लेयर ये कहाँ से निकल कर आया, तो ये संथनम कमीशन के द्वारा यहाँ पे 1971 में कहा गया था, तब से एक क्रीमी लेयर वर्ड निकल कर आया है, तो ये भी याद रखना है। साथ ही अगर देखिए अदर कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन यहाँ पे इंदिरा साहनी केस में दिया गया है। तो रिजर्वेशन जो कि इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंग दिया गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड देना है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे सामाजिक रूप में और जो पढ़ाई में, ठीक है, जो पढ़ नहीं पा रहे वैसे अगर पिछड़े लोग हैं तो उनको रिजर्वेशन देना है। साथ ही 50% का कैप लगाया गया था वर्टिकल रिजर्वेशन में जो कि SC ST कम्युनिटीज़ को दिया जाता है। साथ ही देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि सिर्फ
जॉब लेने के लिए और जो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए रिजर्वेशन देना है। ऐसा नहीं है कि लोग जॉब में आ गए हैं और वो इस कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जॉब के अंदर रहते हुए भी उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना है। ये चीज़ें नहीं कही गई थी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस जो है वो इंदिरा शानी केस में इसको बढ़ावा नहीं दिया गया था। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। प्लीज़ इसकी ईच एंड एवरी पॉइंट को यू शुड क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। साथ ही हम लोग ओबीसी को जो रिजर्वेशन दी गई है इसके बारे में जो डिटेल्स है उसे भी क्लियर कर लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन कैबिनेट के द्वारा 14th एक्सटेंशन दिया गया है जस्टिस रोहिणी कमीशन का, जिसके द्वारा यहाँ पे जो इशू है रिलेटेड सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, इसको यहाँ पे एग्जामिन किया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले आप देखो कि 1953, तो फर्स्ट जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो था वो 1953 में सेटअप किया गया और उस समय जो है काका केलकर के तहत, तो केलकर कमीशन से जिनके द्वारा यहाँ पे 1953 में बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो फॉर्म किया गया। फिर क्या हुआ 1979 में आगे चल के सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है बीपी मंडल के अंदर ये आपका फॉर्म किया गया। फिर क्या हुआ, अब जो मंडल साहब है उनके द्वारा एक कमीशन बनाई गई जिसको मंडल कमीशन कहा जाता है इन्हीं के नाम पे। इनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि चलो ओबीसी कैटेगरी मीन्स सबसे पहले तो एससी एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला ही था, बट ऐसा लग रहा था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस भी है, इनको भी कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो 27% रिजर्वेशन जो है यहाँ पे ओबीसी को दी गई, वो भी आर्टिकल कौन सी, तो 16(4) जो कि जॉब में दी गई। ठीक है, वैसे ही 15(4) है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए दिया गया। उसके बाद 1992 में ही क्या हुआ कि क्रीमी लेयर जो है क्राइटेरिया वो इंदिरा सानी केस से निकल कर आया कि एक क्रीमी लेयर क्राइटेरिया भी होनी चाहिए जिसमें कि ऐसे लोग, क्योंकि ओबीसी कम्युनिटी आप देखोगे कि तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इस कम्युनिटी में क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति अच्छी है, जो कि सोशली और एजुकेशनली उनको बैकवर्ड नहीं कह सकते। तो अगर वैसे लोग हैं तो उनको ये रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर निकाले, जिससे कि ये जो रिजर्वेशन देने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर सके। मेन बेसिक जो रीज़न होता है रिजर्वेशन देने का वो होता है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग को अपलिफ्ट करना। इट मीन्स कि अगर उनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, चाहे वो सोशली हो एजुकेशनली हो, तो उनको थोड़ा अपलिफ्ट करना, उन सारे लोगों के हिसाब में लेकर आना जो कि यहाँ पे अभी इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हुई। अब देख लेते हैं ये जो कमीशन है ये 2017 में बनाया गया था, किस आर्टिकल के तहत। जितनी भी आर्टिकल हम लोग 50 PT 360 में PT 365 के तहत डिस्कस करेंगे वो सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो सारे आर्टिकल्स आपके एकदम याद होनी चाहिए। तो आर्टिकल 340 है, 340 यहाँ पे प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि आप एक कमीशन अपॉइंट करो जिससे कि जो कंडीशन है SCBC की उसको हम लोग यहाँ पे चेक कर सकें। तो 2015 में क्या हुआ, NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा यहाँ पे प्रपोज किया गया कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस है जिसमें कि 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट यहाँ पे आप देखो ग्रुप A है जो कि सोशली और एजुकेशनली इकोनॉमिक बैकवर्ड है। ग्रुप B है जिसमें कि वोकेशनल ग्रुप्स वगैरह हैं, और ग्रुप C है जिसमें कि आप देखो कि वो सारे हैं जो कि फॉरवर्ड को कंपेयर करते हैं, मीन्स यहाँ पे आप समझो कि फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इनके द्वारा बताया गया है कि 11 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ है इसमें सब कैटेगराइज किया गया है, OBC को यहाँ पे रिजर्वेशन देने के लिए सब कैटेगराइज किया गया है। तो ये बातें यहाँ पे कही गई, चलो ठीक है। अब देखते हैं कि जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है उनकी यहाँ पे क्या मैंडेट थी। इनका कहना था कि जो इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके से आप देखते हो कि रिजर्वेशन बेनिफिट जो है ये अलग अलग तरीके से दिया जाता है, इसको थोड़ा सा एग्जामिन कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि एजुकेशन में और जॉब में 27% रिजर्वेशन यहाँ पे OBC कैटेगरी को देना है, तो इसको भी एग्जामिन करने की बात की गई थी रोहिणी कमीशन में। साथ ही कहा गया था कि हम लोग को कुछ मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स, पैरामीटर्स, इन सब के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए जिससे कि यहाँ पे OBC को फर्दर जो कैटेगराइज किया जा रहा है वो बेटर तरीके से हो सके। फाइन। अब देखिए कि OBC फॉर रिजर्वेशन फॉर OBCs इन लोकल बॉडीज़, तो लोकल बॉडीज़ में भी जो यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात की गई है उसे हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा यूपी गवर्नमेंट को कहा गया कि इलेक्शंस नोटिफाई कीजिए इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर OBC। ऐसा नहीं होना चाहिए कि OBCs को रिजर्वेशन मिले, OBCs को बिना रिजर्वेशन के यहाँ पे इलेक्शन जो है नोटिफाई करना है। अब ये जो डायरेक्शन दे दिया गया ये आर्टिकल 243 के U में दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शंस जो है यहाँ पे आपका करना है टू कॉन्स्टिट्यूट अ म्यूनिसिपैलिटीज़, एक म्यूनिसिपैलिटीज़ को यहाँ पे बनाने के लिए जो कि यहाँ पे आपका इसके ड्यूरेशन
जितना भी म्यूनिसिपैलिटीज़ आप देखो कि जब इसकी एक्सपायर करने की ड्यूरेशन है उससे पहले इसको फॉर्म कर लेना है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है ट्रिपल टेस्ट कंडीशन, तो 3 बार यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको मैंडेट किया गया था यहाँ पे कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट किया जाएगा? सबसे पहले क्या है कि एक डेडिकेटेड कमीशन को सेटअप किया जाए, जो कि राज्य सरकार यहाँ पे करेंगे। साथ ही उसमें एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होगा रिजर्वेशन का, जो कि हर एक लोकल बॉडी को दिया जाएगा। साथ ही इंश्योर करना है कि इस तरीके का जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑलरेडी जो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है SC ST OBC कम्युनिटी का, तो टोटल जो हम लोग को रिजर्वेशन देना है वो स्टिल 50% होना चाहिए। सो दिस आर द पॉइंट्स अंडर ट्रिपल क्राइटेरिया। अगर हम लोग यहाँ पे SC ST स्टेट और यूनियन टेरिटरी के केस में देखें तो ये इस पोजीशन में नहीं है कि ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर सके। ये भी एक पॉइंट है कि कुछ राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे हैं जो कि इस तरीके का काम नहीं कर सकते, वो डेडिकेटेड कमीशंस जो है वो सेटअप करने में सक्षम नहीं है हर एक लोकल बॉडी के लिए। साथ ही यहाँ पे हर एक लोकल बॉडी में आप देखो कि रिजर्वेशन का स्पेसिफिक प्रोपोर्शन प्रोवाइड करना है, साथ ही इंश्योर करना है, साथ ही साथ कि लोकल बॉडी में अगर यहाँ पे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो 50% का जो यहाँ पे कैप है उसको एक्सीड ना करे। तो थोड़ी सी इसको इम्प्लीमेंट करने पे यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो अराइज होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो रिजर्वेशन तो हमारे SC ST भाइयों बहनों को दिया ही गया है लोकल बॉडीज़ में एज़ पर देयर पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये कहा गया है कि आप एक डिसीज़न ले सकते हो अगर OBC कैटेगरी को भी यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है तो। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सबसे पहले की है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338B। NCBC की बात करें तो इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे इसको सेटअप किया गया है, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर नहीं आए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का मतलब है कि वैसी बॉडी जिसका बाकायदा किसी आर्टिकल के तहत डिस्क्राइब किया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब है कि किसी एक्ट के थ्रू यहाँ पे वो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। जैसे NCBC एक्ट 1993 है, तो इससे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना है। अब यहाँ पे आप देखो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और 3 अदर मेंबर्स भी है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्या है कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा बाय वारंट, जो कि इनके हाथों में है। साथ ही टेन्योर अगर हम लोग देखें तो इनकी कंडीशन जो है सर्विस और टेन्योर का, वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दी गई है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये इंटरेस्टिंग बात तो आपको पता चल गया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो यहाँ पे एक्ट के थ्रू बनाया गया था, विच इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन बाद में इसको चल के ऐसा लगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन। ओके, तो इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए क्या किया गया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके थ्रू यहाँ पे आपका आर्टिकल 338 तो ऑलरेडी है, 338 में क्लॉज B ऐड कर दिया गया, जिसके थ्रू ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्टिंग से ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट अगेन OBC रिजर्वेशन बैकग्राउंड। हमने देखा कि जो यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन की बात की जा रही थी उसके यहाँ पे किस तरीके से प्रोविज़न है। नेक्स्ट कमिंग टू द आर्टिकल UCC। मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं PT 365 आपके साथ डील कर रही हूँ एंड एवरी ईयर ये एक रिकॉर्ड है कि UCC टॉपिक वॉज देयर। तो इस बार भी है, हर बार की भांति इस बार भी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं UCC के बारे में। अगर हम लोग देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म, इट मीन्स कि एक जैसा सिविल कोड, इट मीन्स कि एक जैसी रूल्स होनी चाहिए, वो भी सिविल में। तो इसका कहने का मतलब है कि सेम सेट ऑफ सिविल लॉज जो है वो हमारे देश में रहने वाले सारे सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल हो इन पर्सनल मैटर। जैसे कि आप देखते हो कि हमारे देश में इतने सारे रिलीजन हैं, तो वो अलग अलग तरीके से उनका पर्सनल लॉज बना हुआ है। जैसे आप शादी के लिए देखो तो हिंदू मैरिज एक्ट में अलग तरीके से होता है, मुस्लिम में अलग तरीके से होती है, क्रिश्चियन में अलग तरीके से होती है। तो ये चीज़ है। डिवोर्स आप देखो तो मुस्लिम के लिए अलग से डिवोर्स लॉ है, हिंदू के लिए अलग से लॉ है, कस्टडी हो गया, एडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। तो इन सब के लिए अगर हम लोग डिफरेंट रिलीजन में जाते हैं तो डिफरेंट तरीके का वहाँ पे अपना उनका कानून भी है। अब प्रोविज़न देख लेते हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में है। तो हाँ जी, बाकायदा ये संविधान में है। आर्टिकल 44 आप देखते हो, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, जिसके तहत ये डिफाइन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल कहने का मतलब है कि अगर फंडामेंटल राइट आप देखते हो जो कि जस्टिसेबल इन नेचर है, इफ़ फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है
तो वी ऑल सिटीजन्स हैव पावर कि हम लोग यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, इट मीन्स कि अगर इसकी वॉल्यूशन होती है तो हम लोग यहाँ पे न सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। साथ ही ये पर्सोनल लॉज है जो कि आप देखो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी प्रोविज़न दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, तो ऑल कम्स इन अंडर द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट आप देखो कि अगर 7th शेड्यूल आपने पढ़ा है जिसमें कि ऑलरेडी 3 लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है एंड कंकरेंट लिस्ट होता है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो कानून बनाए जाते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग सेंट्रल लिस्ट में देखें तो सेंट्रल लिस्ट में जितने भी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो कानून बनाए जाते हैं वो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। वही अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो कानून बनाया जाएगा वो यहाँ पे दोनों के द्वारा, इट मीन्स कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी और पार्लियामेंट के द्वारा भी। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें करंट स्टेटस, पर्सनल जो लॉज वगैरह है उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे करंट स्टेटस की बात करें तो करंट स्टेटस आप देखो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो है वो आज की डेट में अपने अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ है जिसमें कि आप देखो हिंदू मैरिज एक्ट है, शादी के लिए अलग कानून है भाई, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। इट मीन्स कि अगर कुछ भी करना है तो यहाँ पे अलग अलग कानून बनाए गए हैं। और ये जो हिंदू टर्म है इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए हिंदू में ही आपका यहाँ पे सिख, जैन और बुद्धिस्ट आता है। ओके, तो ये सारे जो है एक ही रूल्स को फॉलो करते हैं, एक ही कानून को फॉलो भी करते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें सर्टेन आस्पेक्ट जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसको भी हमारे देश में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है क्योंकि हमारे देश में भी मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम्स लॉ भी हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, जैसे कि आपको शरीयत एक्ट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है। फाइन, तो कुछ यहाँ पे सेकुलर लॉज अगर हम लोग देखें जैसे ये रिलीजियस लॉज है, ठीक है, पर्सनल लॉज जिसको कहते हो। लेकिन हाँ, सेकुलर हमारा देश है। सेकुलर कहने का मतलब है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जहाँ पे ना किसी धर्म ना किसी जाति को यहाँ पे महत्व दिया जाता है। वहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया को महत्व दिया जाता है और जो भी काम किया जाता है वो सबके लिए इक्वल होता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट ये कानून लाया ही गया है इंटर रिलीजन मैरिज के लिए। अगर यहाँ पे दो धर्म के लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कर सकते हैं। गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट भी है जो कि यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज़ देते हैं गार्जियंस को। गोवा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में मात्र एक ऐसा स्टेट है जो कि जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इट मीन्स कि एकमात्र एक ऐसा कानून है जो कि सारे यहाँ पे रहने वाले धर्म के लोगों के लिए या फिर हाँ कास्ट के लोगों के लिए यहाँ पे अप्लाई होता है। पुर्तगीज सिविल कोड 1867 है जो कि आज भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब से हमने यहाँ पे गोवा को अपने टेरिटरी में इंक्लूड किया है तब से वहाँ की जो पुर्तगीज़ लॉ है उसको हम फॉलो किया जा रहा है। साथ ही पुर्तगीज़ कोड जो है वो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, बट फिर भी उसके कोड में ये था कि हाँ वहाँ पे यूनिफॉर्म तरीके से कोड अप्लाई किया जाएगा। फाइन, अब देखिए कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शाह बानो केस 1985 का, जिसमें ये कहा गया था कि एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 14। तो इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ ये तभी हम लोग इसको फॉलो कर पाएंगे जब हमारे पास एक इक्वल कानून होंगे, ठीक है। साथ ही मिसेस जॉर्डन डेनिगल वर्सेस एसएस चोपड़ा है। यहाँ पे आप देखो कि यूनिफॉर्म कोड को फ्रेम करने के लिए कहा गया था कि आप कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, बट अगर शादी करनी है तो एक ही रूल होना चाहिए, डिवोर्स लेना है तो एक ही रूल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सरला मुदगल केस 1995 जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कहा गया था कि पार्लियामेंट को यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेम करने की ज़रूरत है जिससे कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे हेल्प हो पाएगा, साथ ही आइडियोलॉजिकल जो कॉन्ट्राडिक्शंस है उसको रिमूव करके। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो ये तीनों केस अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। प्री इंडिपेंडेंस 1947 के पहले देखें तो यहाँ पे लेक्स लॉ की रिपोर्ट हुआ करता था जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज होता था, उसको इस्टेब्लिश करना है, जैसे कि क्राइम वगैरह के लिए, एविडेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इन सब के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज होना चाहिए जो कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
बट जो पर्सनल लॉ है हिंदू और मुस्लिम का, उसको इंटेंशनली अलग किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो जानते ही थे कि हम लोग कास्टिज्म के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे लड़ते हैं, तो फूट डालो शासन करो वाला उनका जो नीति था वो लोग यहाँ पे भी अप्लाई किए थे, कि वही लोग यहाँ पे पर्सनल लॉज लेकर आए थे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लिए, स्पेशली फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम। 1941 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे B.N. राव कमेटी बनाया गया, जो कि ये कहा गया कि हिंदू लॉ और साथ ही साथ जो यहाँ पे विमेन है उनको इक्वल राइट्स देना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स है, जिनको यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे, उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट के स्कोप के विद इन नहीं आएगा। फंडामेंटल राइट जिसमें कि राइट यहाँ पे सारे लोगों को इक्वली दी गई है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो वो सबके लिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप देखो कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अच्छा कोई भी अगर सिटीजन को किसी भी रिलीजन के अगर आते हैं, उनको अगर शादी करनी है आपस में, तो वो इस कानून के तहत शादी कर सकते हैं। 1955-56 में क्या है कि 4 हिंदू कोड जो बिल है वो पास हुआ। साथ ही बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जो कि आज की डेट में आप देखो या फिर पहले से ही एडवोकेट करते आए यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो गाइज़ आज के लिए बस यहीं तक रखती हूँ। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हेट स्पीच। सो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे PT 365 सारे जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटी, IR, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर, सारे यहाँ पे कंप्लीट किए जाएंगे डेली बेसिस पे। बस आपको हाफ एन आवर हमारे साथ देना है और आपकी रिविजन यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स अगर छूटे हुए होंगे तो उसकी भी क्लैरिटी आपके पास यहाँ पे लेकर आएंगे। तो अगर आप लोग को यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियोस जो कि PT 365 है और मंथली मैगजीन है, अगर उसे यहाँ पे कंप्लीट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग हमारे चैनल का पार्ट बन सकते हो और डेली बेसिस पे हमारे साथ जो है करंट अफेयर्स PT 365 को कंप्लीट कर सकते हो डिस्कशन करके। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।